मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और इसका मैं जो रिटर्न वो इस साइड पे रखता हूँ, यहाँ पर जाके आप ये पढ़ सकते हो। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एट्रीब्यूट कहते किसको है। लिटरली एन एट्रीब्यूट मीन्स ए क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। Theory of attributes deals with qualitative characteristics which are not amenable to quantitative measurements. Examples of attributes are drinking, smoking, blindness, health, honesty, etc. तो एट्रीब्यूट हम इस लिटरली जब मीनिंग इसका लेंगे तो ये कहते हैं हम क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक्चुअली यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं हम, डाटा कलेक्शन के रिलेटेड ही ये आता है एट्रीब्यूट। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें अगर हमें कोई एट्रीब्यूट भी साथ साथ कलेक्ट करना हो, जैसे हेल्थ, स्मोकिंग चेक करनी हो, ड्रिंकिंग चेक करनी हो, तो ये पूरा उसको हम एक ही नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा ये डिटेल में। पहले हम इसको पढ़ेंगे। डेटा माइट बी सच दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एन इन्वेस्टिगेटर टू मेजर देयर मैग्नीट्यूड। तो अगर हम किसी जगह पर चेक करने जाएंगे कि वहाँ स्मोकिंग का डेटा हम कलेक्ट करने जाएंगे, तो हम वहाँ स्मोकिंग का परसेंटेज नहीं चेक करेंगे, एक बंदा कितना परसेंट स्मोकिंग है या कितने परसेंट ये स्मोकिंग कर रहा है। हम वहाँ सिंपली इस स्मोकिंग जो एट्रीब्यूट है, तो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम डेटा कलेक्ट करते समय हम डायरेक्ट इसका नंबर लेंगे, कितने परसेंट इस विलेज में जो स्मोकिंग करते हैं, तो ये एट्रीब्यूट है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी परसेंटेज एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, वो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो इस एट्रीब्यूट को हम स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं, तो किस तरह से फिर इसकी एप्लीकेशंस में कैसे लाते हैं, वो सब हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। यही इसने यहाँ पर लिखा है, इन्वेस्टिगेट टू मेजर देयर मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड मेजर नहीं कर सकते हैं ऑनेस्टी का या किसी एट्रीब्यूट का, हेल्थ का, ब्लाइंडनेस का। इन सच केसेस द ऑब्जर्वर कैन ओनली स्टडी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर क्वालिटी इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उस टाइम हम सिर्फ वहाँ देखेंगे कि ये क्वालिटी इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इन लोगों में, इस ग्रुप में प्रेजेंट है, प्रेजेंस है इसकी या एब्सेंस है ये क्वालिटी या नहीं है। जैसे अगर हम इस विलेज का चेक करेंगे स्मोकिंग, हम यहाँ पर सिर्फ काउंट करेंगे स्मोकिंग प्रेजेंस है या एब्सेंस है, कितने परसेंट इसमें प्रेजेंस है स्मोकिंग की, क्या क्वांटिटी है उसकी, या एब्सेंस कितने नहीं जो स्मोकर नहीं है, बस इतना ही हम इसमें से देख सकते हैं। यही इसने यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी आगे इसको समझ आएगा आपको, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा याद रखिए ब्रीफ में। एग्जाम्पल्स ऑफ सच फिनोमिना आर ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस एट्रीब्यूट है, इंस्टैनिटी, डीफ म्यूटिसिज्म, सिकनेस, ऑनेस्टी, एक्स्ट्रावैगिनेस, एटसेट्रा। इन सच केसेस एन ऑब्जर्वर कैन नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाटा। तो इन चीज़ों का हम मैग्नीट्यूड नहीं देख सकते हैं डेटा कलेक्ट करते समय। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम ये मैग्नीट्यूड नहीं चेक कर सकते हैं इसका। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट मेजर द एक्सटेंट ऑफ ब्लाइंडनेस और ऑनेस्टी। नहीं मेजर कर सकते कि कौन बतना कितना ब्लाइंडनेस है, कितनी ब्लाइंडनेस है इसमें, या कितना ईमानदार है। इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, तो नंबर्स में हम इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, डेटा इस तरह से हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है एट्रीब्यूट। ऑल ही कैन डू इज टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर ब्लाइंड और हु आर ऑनेस्ट। वो सिर्फ इतना ही बता सकता है कि कितने ब्लाइंड हैं,
कितना ऑनेस्ट है. He has to take decision on the basis of some standard definition of the term in question. Such data in which the quantitative measurement of the magnitude is not possible. तो वो डेटा, यहाँ से आप याद रखिए, वो डेटा जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर किसी भी क्वालिटी का नहीं कर सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इम्पॉसिबल हो, एंड इन विच ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट, सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं कि ये प्रेजेंस ये है इसमें या नहीं है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन बी स्टडीड और कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो अब यहाँ पर डिटेल में आपको समझ आया होगा. उसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट कि जिसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड नहीं कर सकते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटी में, क्योंकि हम ब्लाइंड को या ऑनेस्टी को या यहाँ पर म्यूटिसिज्म को या सिकनेस को या डेफ को, ये हम नहीं कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. तो सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन में, किसी भी पॉपुलेशन में इसकी प्रेजेंस है या नहीं है, कितनी प्रेजेंस है, कितनी एब्सेंस है. तो उस स्टैटिस्टिक्स को ये देख लीजिए. यहाँ पर अगर हम इस विलेज का यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे, हम इस विलेज का डेटा कलेक्ट करते समय हम एट्रीब्यूट चेक करते हैं. कौन कौन सा एट्रीब्यूट है. सपोज एक एट्रीब्यूट है इसमें स्मोकिंग, दूसरा एट्रीब्यूट हम इसमें चेक कर रहे हैं इसमें सिकनेस, तो तीसरा आएगा जो हेल्थी होंगे, जिनमें ये नहीं होगा. तो जब हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे वहाँ से, यानी इसमें 2000 बंदे हैं जो स्मोकर या 400 बंदे हैं जो बीमार हैं, इसी तरह से इसमें 300 बंदे ठीक है. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ गई अलॉन्ग विद दीज एट्रीब्यूट्स, तो इस स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो उम्मीद है आपको एट्रीब्यूट समझ आया होगा. यहाँ पर ब्रीफ में मैंने इसको लिखा है. तो ये इंट्रोडक्शन एट्रीब्यूट के बारे में कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट कलेक्ट करते हैं डेटा कलेक्ट करते समय. अब क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डेटा मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी ये जो वहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स एट्रीब्यूट लाते हैं, इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स, the first thing is the classification of data. Here, data are classified on the basis of presence or absence of particular attribute. If only one attribute, say blindness, is being studied, the population would be divided into two classes. One consisting of those people in whom this attribute is present, and the other consists of those in whom this attribute is not present. तो कोर्स यहाँ पर देख लीजिए ये क्या बता रहा है. अगर हम कोई एट्रीब्यूट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसने बताया कि ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस को हम चेक कर रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन में कि कितने ब्लाइंड है वहाँ. तो ये हमारा एट्रीब्यूट जो बन गया वो ब्लाइंड बन गया. हम जो कैरेक्टरिस्टिक चेक कर रहे हैं दैट इज ब्लाइंडनेस, अंधे, कितना अंधापन है. तो जो पॉपुलेशन हम वहाँ से जिस पॉपुलेशन से हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा डिटेल में. हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो हम चेक कर रहे हैं ब्लाइंडनेस. तो इस पॉपुलेशन को जब हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, इस विलेज को मान लेते हैं, विलेज भी हो सकता है, कंट्री भी, स्टेट भी, तो इसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा 2 क्लास में. एक क्लास में वो पोर्शन आएगा पॉपुलेशन का जो ब्लाइंड नहीं है, जिसमें ये एट्रीब्यूट नहीं है, मीन्स वो ब्लाइंड नहीं. और दूसरा जो एट्रीब्यूट, जो दूसरा पोर्शन हमारा आएगा, दूसरा क्लास, वो आएगा जिसमें ये एट्रीब्यूट है, वो पॉपुलेशन जिसमें ये ब्लाइंडनेस मौजूद है. तो इस पॉपुलेशन को हमने 2 में डिवाइड किया. एक तो वो जिसमें एट्रीब्यूट है, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर ए, अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको ये ए कैसे नाम रखते हैं, अल्फा कैसे नाम रखते हैं. तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास जो एट्रीब्यूट था वो ब्लाइंडनेस था. एक ही एट्रीब्यूट हमने देखना है इस पॉपुलेशन में. तो हमने जब चेक किया, चेक करने के बाद हमने देखा तो एक पॉपुलेशन इसकी निकली जो ब्लाइंड है, तो जिसमें ये एट्रीब्यूट है
उसको हमने ए से नाम रखा, हम कैपिटल लेटर से उसको नाम रखते हैं। तो दूसरी पॉपुलेशन जो हमारे पास आ गई जिसमें ये नहीं है, तो इसका नाम देते हैं हम अल्फ़ा, ए के अपोजिट में अल्फ़ा। यह आगे मैं भी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा ये पॉइंट। इस विलेज की पॉपुलेशन को दो हिस्से हो गए, एक में एट्रीब्यूट है, इट मीन्स एक में एट्रीब्यूट है एक पॉपुलेशन में, इसी की पॉपुलेशन का एक पोर्शन, एक क्लास। दूसरी पोर्शन में ये एट्रीब्यूट नहीं है, उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो जब अगर हम n मान लेते हैं, ये टोटल पॉपुलेशन है, तो ये विलेज की टोटल पॉपुलेशन फिर किसके बराबर होगी? a प्लस अल्फ़ा। इसको याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा ये। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। यही इसने यहाँ पर लिखा है कि होम दिस एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट, जिसमें है, एंड द अदर कंसिस्टिंग ऑफ दोज इन होम दिस एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट, जब हम एक एट्रीब्यूट चेक करते हैं। Thus, one class would be of the blinds, ये मैंने अभी समझाया आपको वहाँ पर बोर्ड पे, and the other of non-blinds. If more than one attribute are taken into account, the number of classes would be more than 2. If, for example, the attribute of deafness is also studied, and there would be a number of classes in which the universe population would be divided. ये देख लीजिए, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देखना था हमें, वो था ब्लाइंडनेस। तो अब यहाँ पर बता रहा है, अगर हम इसमें देख रहे हैं डेफनेस भी कितना है, यानी बहरापन, इसमें कितने बहरे हैं इस पॉपुलेशन में। तो इसी पॉपुलेशन में से आप दूसरा एट्रीब्यूट भी देखना है, वो है डेफ, बहरे कितने हैं। तो इस एट्रीब्यूट को मान लिया मैंने 20 से डिनोट किया। ये अभी भी आगे समझाऊंगा मैं आपको ये नोटेशन कैसे लेते हैं। तो अब पहले एक ही एट्रीब्यूट था, तो इसको हमने डिवाइड किया था 2 पोर्शंस में। तो अब 2 एट्रीब्यूट देखने हैं, अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, गौर से देख लीजिए। अब एट्रीब्यूट 2 है, देयर वुड बी नंबर ऑफ क्लासेस इन विच पॉपुलेशन यूनिवर्स इसको नाम रखा है, ये पूरा विलेज या पॉपुलेशन जो हम अंडर कंसिडरेशन है, हम चेक करने जा रहे हैं, वुड बी डिवाइडेड। देयर वुड बी ब्लाइंड्स, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, एक पोर्शन आएगा ब्लाइंड्स, दूसरा आएगा नॉन ब्लाइंड्स, तीसरा डेफ्स, चौथा आएगा नॉन डेफ्स, पांचवा आएगा ब्लाइंड एंड नॉट डेफ्स, ब्लाइंड एंड डेफ्स, नॉट ब्लाइंड्स एंड डेफ्स, गौर से देख लीजिए, एंड नॉट ब्लाइंड्स एंड नॉट डेफ्स। तो इस पॉपुलेशन को हमने इन ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले ब्लाइंड्स, नॉन ब्लाइंड्स, यानी जो ब्लाइंड्स है, और दूसरा जो ब्लाइंड्स नहीं है। इसके बाद ये डेफ्स, नॉन डेफ्स, जो डेफ्स है, जो डेफ्स नहीं है। अब फर्दर इसको और देखना पड़ेगा, ब्लाइंड्स एंड नॉन डेफ्स। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। ब्लाइंड्स, नॉन ब्लाइंड्स, वो पोर्शन जो ब्लाइंड है, वो पोर्शन जो ब्लाइंड नहीं है। डेफ्स, नॉन डेफ्स, वो पोर्शन इस पॉपुलेशन में से जो डेफ्स है और जो डेफ्स नहीं है। तो इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है, यहाँ पर देख लीजिए, ब्लाइंड एंड नॉट डेफ्स। तो ब्लाइंड, नॉन ब्लाइंड, डेफ, नॉन डेफ। तीसरा पोर्शन इसी में से जो ब्लाइंड है, जो एट्रीब्यूट चेक करना है, जो ब्लाइंड है, एंड नॉट डेफ्स, लेकिन डेफ नहीं है, ये एक और ग्रुप बन जाएगा। यही इसने यहाँ पर लिखा है इस तरह से, ब्लाइंड एंड डेफ्स, जो ब्लाइंड भी है और डेफ्स भी है, यानी बहरे भी है और अंधे भी है, ये भी चेक करना पड़ेगा, और एक ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद नॉट ब्लाइंड्स एंड डेफ्स, जो ब्लाइंड नहीं है और डेफ भी नहीं है, और एक ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद नॉट ब्लाइंड्स एंड नॉट डेफ्स, जो ब्लाइंड भी नहीं है, जो डेफ्स भी नहीं है। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट को क्लासिफिकेट करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डाटा। एट्रीब्यूट्स को इस तरह से हम
क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा, या आपको अभी आगे समझ आ जाएगा इजीली ये कैसे लेते हैं हम, ये ग्रुप्स कैसे बनाते हैं इसको, पॉपुलेशन को। तो ये था हम जो डाटा लाते हैं हम, तो इस डाटा को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो एक एट्रीब्यूट के लिए 2 ग्रुप्स, जब 2 एट्रीब्यूट लेते हैं तो 9 बन जाते हैं, तो 3 एट्रीब्यूट आएंगे तो 27 बन जाएगा। तो इसी तरह से ये इसकी क्लासिफिकेशंस बन जाती हैं। तो अब क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटमी, इफ ओनली वन एट्रीब्यूट इज बीइंग स्टडीड, द यूनिवर्स और पॉपुलेशन भी इसका नाम देते हैं दूसरा, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इन विच द एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट एंड द अदर इन विच इट इज नॉट प्रेजेंट। तो जब हम एक एट्रीब्यूट चेक करते हैं, आगे मैंने अभी समझाया आपको, तो एक एट्रीब्यूट चेक करते समय हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं 2 क्लास में, 2 पोर्शंस में, एक में जिसमें यह एट्रीब्यूट है, दूसरा वो जिसमें यह एट्रीब्यूट नहीं है, एब्सेंस है। These classes are mutually exclusive. Such a classification where the universe is divided into 2 parts is called a classification by dichotomy. तो इसको हम डाइकोटमी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं उस क्लासिफिकेशन को जिसमें हम where the universe divided into 2 parts क्लासिफिकेशन, एक एट्रीब्यूट चेक करते समय हम जिसमें इस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, उसको हम क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटमी बोलते हैं। इन एक्चुअल एनालिसिस usually there are more than 2 classes in which the universe or population is divided, and such classification is called manifold classification. तो जब 2 से ज़्यादा हमारे पास एट्रीब्यूट हो तो हम उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन, इसको याद रखिएगा। तो जब एक ही एट्रीब्यूट चेक करना हो तो हम पॉपुलेशन को जब 2 ग्रुप्स में, 2 क्लास में डिवाइड करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं डाइकोटमी क्लासिफिकेशन। नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा आप किस तरह से हम इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे डेफनेस, ऑनेस्टी, सिकनेस, स्मोकिंग, ब्लाइंडनेस। तो इसको हम इस एट्रीब्यूट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम रखा गया है नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू यूज सर्टेन सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लासेस and their frequencies. Usually capital letters A, B and C are used to denote the presence or of attribute and the presence of an attribute. यहाँ पर आप याद रखिएगा A, B and C। तो हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं जब हम कैपिटल लेटर्स ही दिखाते हैं, उस वक्त यूज़ करते हैं जब एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो। यानी सपोज मान लेते अगर हमने चेक करना है, कलेक्शन करना है 2 एट्रीब्यूट्स, स्मोकिंग एंड ब्लाइंडनेस, तो इस ब्लाइंडनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इस स्मोकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से। ये ब्रैकेट जो डालते हैं हम, ब्रैकेट हम फ्रीक्वेंसी इसकी रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो इन कैपिटल लेटर्स यानी ए, बी, सी, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जब किसी पोर्शन में एट्रीब्यूट मौजूद हो। यानी वो पोर्शन, जैसे ये पोर्शन इस विलेज का पॉपुलेशन है, इसमें ये ब्लाइंडनेस से मौजूद है, तो इसका हम नाम देंगे ए। तो जिस पोर्शन में ये ए मौजूद नहीं है, यानी जो ब्लाइंड नहीं है, उसको हम इसके अपोजिट में नाम देते हैं अल्फा। इस तरह से जिस पोर्शन में दूसरा एट्रीब्यूट मौजूद है, स्मोकिंग, उसका हम नाम देते हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटिफाई करते हैं 20 से। जिसमें ये स्मोकिंग एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होगा, जिस इंडिविजुअल ग्रुप में, जिस ग्रुप में, पॉपुलेशन ग्रुप में, तो उसको हम ग्रीक वर्ड से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बीटा। इसी तरह से तीसरा एट्रीब्यूट अगर हमारे पास होगा, उसको हम नाम देंगे सी, जिसमें प्रेजेंट हो। जिस ग्रुप में प्रेजेंट नहीं हो उसको हम नाम देंगे गामा। तो ये है नोटेशंस टू रिप्रेजेंट दीज एट्रीब्यूट्स इन एनी क्लासिफिकेशन। तो इनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यही इसने यहाँ पर लिखा, कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी एटसेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट द प्रेजेंस। जब प्रेजेंस है एट्रीब्यूट की तो हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं,
तो जब किसी में और एट्रीब्यूट्स एंड द ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा एंड गामा एटसेट्रा आर यूज्ड टू डिनोट द एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट, तो जब यह एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है इसमें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा से। अल्फा, बीटा एंड गामा एटसेट्रा ये ग्रीक लेटर्स है, आर यूज्ड टू डिनोट द एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट। ये याद रखिएगा, दो वर्ड्स है प्रेजेंस एंड एब्सेंस। प्रेजेंस के लिए कैपिटल लेटर्स एंड एब्सेंस के ग्रीक लेटर्स, इसको याद रखिएगा। ऑफ दिस एट्रीब्यूट रेस्पेक्टिवली, thus if A represent the attribute of blindness, alpha would represent the absence of the blindness। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम एट्रीब्यूट चेक करते हैं ब्लाइंडनेस, कलेक्शन ऑफ डेटा करते समय या स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते समय, तो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे ब्लाइंडनेस। सपोज ए को रखा हमें नोटेशन ब्लाइंडनेस के लिए, तो इसके अपोजिट में अल्फा आएगा, वुड रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लाइंडनेस। ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें यह एट्रीब्यूट नहीं है, उसको हम अल्फा लेंगे। तो इसको हम दूसरा नाम या आगे बताते हैं, अभी ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में आता है या नेगेटिव में आता है अल्फा। इफ बी रिप्रेजेंट्स डेफनेस, बीटा वुड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ डेफनेस। तो अगर हम 20 से लेंगे डेफनेस यानी बहरापन, बहरों को हम चेक कर रहे हैं, तो जितने भी वो आएंगे उस ग्रुप में उनको हम 20 से रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें ये डेफनेस है। जिस पॉपुलेशन में ये डेफनेस है, कितने पोर्शन में है, उसको हम 20 से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इस विलेज में 50 पीपल्स को, पर्सनस को डेफनेस है, तो उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे 20 से। इस विलेज में 700 पब्लिक कोई डेफनेस नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। यही इसने यहाँ पर लिखा है, बीटा वुड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ डेफनेस एंड इफ सी रिप्रेजेंट्स इंसैनिटी एंड गामा वुड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ इंसैनिटी। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतना ही याद रखना, ए एक एट्रीब्यूट, बी दूसरे 2 एट्रीब्यूट्स के लिए, सी 3 एट्रीब्यूट्स के लिए, डी 4 एट्रीब्यूट्स के लिए। इस तरह से जितने एट्रीब्यूट हमने चेक करना है कलेक्शन करते समय डेटा कलेक्शन करते समय, तो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम 3 ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ए के बदले में नेगेटिव में लेते हैं अल्फ़ा, बी के बदले जिसमें बी नहीं है वो बीटा, और जिसमें सी नहीं है उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है ग्रीक लेटर गामा। वुड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ इंसैनिटी। तो इंसैनिटी हम बोलते हैं जैसे पागलपन, जिसको हम नाम देते हैं डिक्शनरी वर्ड में इंसैनिटी। तो द नंबर ऑफ यूनिट्स possessing a particular attribute represented by A would be termed belongs to the class A। याद रखिएगा, जिसमें यह एट्रीब्यूट A मौजूद है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास A से। एंड सिमिलरली those in whom this attribute is absent would be termed belong to the class alpha। यह भी मैंने आपको समझाया, जिसमें नहीं है एट्रीब्यूट वो उसके अपोजिट में जाएगा। If 2 attributes are being studied, their combinations can be represented by the combination of the letters representing the 2 attributes. Thus, if blindness is represented by A and deafness by B, याद रखिए, अब यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 एट्रीब्यूट हम चेक कर रहे हैं सेम टाइम, तो हम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे A से, दूसरे एट्रीब्यूट को B से, जैसे blindness and deafness। Then AB would represent blindness and deafness। याद रखिए, तो AB को हम लेंगे blindness and deafness, जिनमें वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें AB है। AB मीन्स ये दोनों एट्रीब्यूट है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AB से, यानी वो पॉपुलेशन ग्रुप जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, ए बी और बी बी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। याद रखिएगा, अगर मैं आप यहाँ पर लिखूंगा ए बीटा, इट मीन्स वो पॉपुलेशन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है ए बी और जिनमें बी नहीं है,
यानी ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे यहाँ पर ए को लिया हमने ब्लाइंड, तो यहाँ पर बी को लिया हमने डेफनेस। तो ए बी को मान लेते हैं हम वो ग्रुप जिनमें जो डेफ भी है और ब्लाइंड भी है। तो ए बीटा रिप्रेजेंट करेगा जो ब्लाइंड है, जो ब्लाइंड है लेकिन डेफ नहीं है, जो अंधे हैं लेकिन बहरे नहीं है, तो उस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बीटा से। इसमें कंफ्यूज यहाँ पर अक्सर बच्चे होते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट करके रखिए, आप अपनी रफ पे कहीं इसको यहाँ पर नोट करके रखिएगा। इसी तरह से अगर हमने लिखना हो, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा अल्फा बी, तो ज़रा आप बताइए, आप थोड़ा सा बताइए अल्फा बी क्या रिप्रेजेंट करेगा। अल्फा रिप्रेजेंट करेगा ये वो पोर्शन है जिसमें बी का एट्रीब्यूट मौजूद है। बी एट्रीब्यूट क्या है हमारा, वो डीफ है, यानी वो बहरे है, पॉपुलेशन ग्रुप बहरे है। एंड अल्फा बी मीन्स जिसमें ए नहीं है, यानी वो ब्लाइंड नहीं है लेकिन डेफ है, यानी बहरे है लेकिन ब्लाइंड नहीं है। इसमें क्या था, जो ब्लाइंड है लेकिन बहरे नहीं है। तो ये नोटेशन है, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा बीटा गामा, ये दो एट्रीब्यूट्स का था हमारे पास। तो अब तीसरा ग्रुप अगर मैं ऐसे लिखूंगा अल्फा बीटा, इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, इससे रिप्रेजेंट होगा वो पॉपुलेशन ग्रुप जो न ब्लाइंड है, न डेफ है, न अंधे हैं, न बहरे हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा बीटा से। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इजी है। ए बीटा वुड रिप्रेजेंट ब्लाइंडनेस एंड एब्सेंस ऑफ डेफनेस। अल्फा बीटा मीन्स अल्फा मीन्स एक ए एब्सेंट होगा, ए एट्रीब्यूट एब्सेंट होगा, लेकिन बी कैपिटल बी मीन्स सेकंड एट्रीब्यूट मौजूद है। तो अल्फा बी मीन्स वो ग्रुप जिसमें ए एब्सेंट बी प्रेजेंट, वुड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड presence of deafness, and alpha beta would represent absence of blindness and absence of deafness। ये मैंने अभी आपको समझाया, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूज या कोई आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो ये था नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, हम किस तरह से एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एंड सी, अल्फा बीटा एंड गामा। इसको थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद है क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास फ्रीक्वेंसीज इसी का यहाँ पर अगेन, इन्हीं को अगेन लिखते हैं हम, लेकिन ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट डालते हैं। मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन डिफरेंट क्लासेस आर कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसीज। दस इफ द नंबर ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ पीपुल इज 20, the frequency of class AB is 20. Class frequencies are denoted by enclosing this class symbol by brackets. Thus, AB would represent the frequency of the class A. तो क्लास फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि क्लास फ्रीक्वेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी तो सिर्फ इसको हम ब्रैकेट डालेंगे, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अल्फा बीटा। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना है ये। इसी तरह से ए बी वुड रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो इसने बताया 20 पीपुल है, 20 पीपुल है, जो क्या है, द नंबर ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ पीपुल इज 20। ब्लाइंड भी और डेफ भी, टोटल बन जाता है 20, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ए बी बन जाएगा। लेकिन लिखते कैसे हमें, ए बी को ब्रैकेट, तो जब हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसीज। नंबर ऑफ क्लासेस, इफ देयर इज वन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय ए, द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज 3। याद रखिए यहाँ पर, इफ देयर इज वन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय ए, द टोटल नंबर ऑफ क्लास इज 3। यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा। तो अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट देखना है, कोई भी एक एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट आपको समझ आता होगा, तो सपोज ये एट्रीब्यूट मान लेते हैं हमने डेफ देखना है,
ये एट्रीब्यूट है हमारा। तो एक एट्रीब्यूट जब हम चेक करेंगे तो इसमें क्लासेस जो बन जाएंगे वो 3 बन जाएंगे। वो कैसे? एन ए अल्फा। समझ आया आपको? आपको समझ आया होगा। एन इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर क्लास, और ये फर्स्ट ऑर्डर। यानी जब हम किसी भी पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट चेक करेंगे, हमारे पास जो क्लास आएंगे वो 3 ही आएंगे। द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो हमारे पास आएंगे वो 3 आएंगे, याद रखिएगा। वो क्या क्या? ए मीन्स इस पॉपुलेशन में ये जो एट्रीब्यूट हम चेक करने जा रहे हैं, जिस पोर्शन में ये एट्रीब्यूट मौजूद है, एक अल्फा इसके अपोजिट में वो ग्रुप इस विलेज का, इस पॉपुलेशन का जिसमें ये एट्रीब्यूट ए मौजूद नहीं है। हो गया 2, और इन 2 को जब हम ऐड करेंगे टोटल वो बन जाएगा हमारा टोटल n। तो इस तरह से इसके जो क्लासेस बन जाते हैं वो 1 2 3, यही इसने यहाँ पर लिखा है। द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज 3। इफ द टोटल ऑफ n इज आल्सो टेकन एज ए क्लास, दे वुड बी a अल्फा एंड n। ये मैंने आपको समझाया। इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2 represented by a and b, the total number of classes including n would be 9. They would be n, a, b, alpha, beta, ab, a beta, alpha b and alpha beta। तो जब हमने देखा एट्रीब्यूट 1 था तो हमारे पास जो क्लास आ गई वो 3 आ गए। तो अगर एट्रीब्यूट 2 चेक करने होंगे a, b, तो इसके क्लास कितने बन जाएंगे? इसके लिए शॉर्ट फार्मूला ये है 3 रेज पावर 2। 3 रेज पावर 2 is equal to 3 into 3 which is equal to 9. It means total classes is equal to 9। जो जब एक एट्रीब्यूट था 3 रेज पावर 1 which is equal to 3। इस तरह से अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट चेक करने होंगे B, C, टोटल नंबर ऑफ क्लास बन जाएंगे 3 रेज पावर 3 विच इक्वल टू 27। इसी तरह से बढ़ता जाएगा यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट, तो इस साइड में भी हमारा नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर जब 2 एट्रीब्यूट हम चेक करेंगे तो क्लासेस कैसे आएगी? पहले n a b अल्फा बीटा, इसके बाद सेकंड ऑर्डर के ए बी अल्फा बी ए बीटा एंड अल्फा बीटा। अब हम इसको काउंट करेंगे, ये कितने फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 9 आ जाएंगे। इस तरह से 3 एट्रीब्यूट्स का 27 आ जाएगा। इसको हम 0 ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर और ये है सेकंड ऑर्डर, यानी 2 इसमें सेकंड ऑर्डर के क्लास फ्रीक्वेंसीज। यही इसने यहाँ पर लिखा है। इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 3, द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इंक्लूडिंग n विल बी 27। The total number of classes is always equal to 3 raise power n। ये मैंने अभी आपको समझाया 3 raise power n, उस तरह से अब इसको n चढ़ता जाएगा 1 2 3। n means number of attributes, number of n where n stands for number of attributes। Thus when there are 3 attributes, the total number of classes would be 3 raise power 3, that is equal to 27। If the number of attributes is 4, the total number of classes would be 3 raise power 4, that is equal to 81। तो ये मैंने आपको समझाया। जितने एट्रीब्यूट बढ़ते जाएंगे उस तरह से हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ते जाते हैं। ये था नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास फ्रीक्वेंसीज भी इसको नाम हम देंगे। ऑर्डर ऑफ क्लासेस, द वेरियस क्लासेस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑर्डर। Thus
एन इज क्लास जीरो ऑर्डर, ये मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट ऑर्डर के और सेकंड ऑर्डर। इसके बाद थर्ड ऑर्डर के, फोर्थ ऑर्डर की, यहाँ पर 2 ही एट्रीब्यूट है, इस तरह से 2 एट्रीब्यूट का यहाँ तक ही जाएगा, तो 3 एट्रीब्यूट हो जाएंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ सेकंड ऑर्डर, वहाँ पर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो ये बढ़ता जाता है। Similarly, the frequencies of these classes are also known as the frequencies of zero order, first order, and if there are only 2 attributes under study, then the second order classes and the frequencies are called the classes or the frequencies of the ultimate order. Ultimate order वही होता है जो लास्ट पे हो, तो 2 एट्रीब्यूट है, ये हमारा अल्टीमेट ऑर्डर है। 3 एट्रीब्यूट होंगे तो इसका लास्ट वाला अल्टीमेट बन जाएगा 3 ग्रुप का। Since these are the last set of classes and frequencies, the number of classes of the ultimate order is equal to 2 to the power n, where n stands for the number of attributes. Thus, in case of 2 attributes, the number of the classes of the ultimate order would be 2 to the power 2 or 4, and in case of 3 attributes 2 to the power 3 or 8 and so on. ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 एट्रीब्यूट्स है 2 to the power 2, 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गई हमारे इसमें अल्टीमेट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में। तो जब अब हम 3 एट्रीब्यूट लेंगे 2 to the power 3, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कहलाती है। Positive and negative classes. The classes which represent the presence of an attribute are called positive classes. इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव क्लासेस उसी को हम कहते हैं जिसमें एट्रीब्यूट मौजूद है, जैसे ए बी सी। द क्लासेस विच रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड नेगेटिव क्लासेस। तो ए ये पॉजिटिव क्लास और अल्फा ये नेगेटिव क्लास। जिसमें प्रेजेंट है एट्रीब्यूट वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव क्लास कहलाते हैं। The classes in which one attribute is present and the other absent are called pair of contraries. जिसमें एक प्रेजेंट है, जैसे अल्फा बी, जैसे अल्फा बी, इस तरह से ए बीटा, इनको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेरीज। तो ये टोटल 3 ही है, positive, negative and contraries. N, A, B and AB are positive classes. A and B, beta are negative classes. Alpha and beta, यहाँ पर alpha and beta are negative classes. A, beta and alpha B are pairs of contraries. तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। पॉजिटिव किन को हम कहते हैं और नेगेटिव किन को कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, तो ए बी सी ये पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। और पेयर्स ऑफ कॉन्ट्ररीज जिसमें अल्फा एक अल्फ़ाबेट हो और एक ग्रीक लेटर हो, अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। अल्फा ए relationship between classes of various orders. In classifying statistical data according to attributes, the following simple rule should be kept in mind. Any class frequencies can always be expressed in terms of class frequencies of higher order. Thus, the frequencies of first order can be expressed in terms of frequencies of the second order, which in turn can be expressed in terms of frequencies of the third order, and so on. On the basis of this rule, we can set up various types of relationships between the frequencies of different orders. If there is one attribute only represented by A, the frequency of the universe or population और n can be divided into 2 classes A and alpha. ये मैंने पहले ही आपको बताया था, n is equal to A plus alpha, यानी मैंने आपको बताया था n is equal to A plus alpha, यानी जिसमें एट्रीब्यूट मौजूद है वो A, जिसमें नहीं मौजूद वो अल्फ़ा। जब इनको टोटल करेंगे तो वो आप हमें देगा टोटल पॉपुलेशन, जिसको हम चेक कर देते। अब यहाँ पर बताया रिलेशन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हमने n चेक करना हो तो a प्लस अल्फ़ा, तो अगर यहाँ से हम a निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू n माइनस अल्फ़ा। n इस अल्फ़ा को इधर लाइए,
ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा तो a इज इक्वल टू n माइनस अल्फ़ा। तो अगर यहाँ से अल्फ़ा निकालना हो सिंपली n माइनस a, तो a को लेफ्ट में लाइए, n माइनस a इज इक्वल टू अल्फ़ा। इस तरह से हम इसको ये इनकी रिलेशनशिप आपस में चेक करते हैं कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स। नाउ if one or more attribute b is taken into account, the first order classes, that is a and alpha, can each be divided into two classes, one in which attribute b is present and the other in which it is not present। ये देख लीजिए, a is equal to ab plus a बीटा, याद रखिएगा इसको। जब दो एट्रीब्यूट हमारे पास हो, पहले था वो एक एट्रीब्यूट का, यहाँ से हमने देखा कि a कैसे निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं। अब जब दो एट्रीब्यूट्स हो तो a कैसे निकालेंगे, a प्लस ए बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी प्लस ए बीटा दैट्स इक्वल टू ए अल्फा, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा। यानी ये जो अल्फा है ये इन दोनों में है, अल्फा यहाँ भी यहाँ पे, यहाँ पर बी यानी ये एट्रीब्यूट जिसमें प्रेजेंट है और बीटा जिसमें प्रेजेंट नहीं था वो टोटल अल्फा बन जाता है। इस तरह से b इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फा बी एंड बीटा इज इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये एग्जाम्पल लेके जिससे हम यहाँ पर इसने लिखा है, गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसी इसने यहाँ पर निकाली है एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए बी की फ्रीक्वेंसी 250, ए बीटा इज इक्वल टू 120, अल्फा बी इज इक्वल टू 200 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 70। ये तो आपको अब समझ आया होगा। ए बी मीन्स वो पोर्शन जिसमें ये दोनों एट्रीब्यूट मौजूद है, ए बीटा मीन्स जिसमें ए मौजूद है, बीटा मीन्स बी मौजूद नहीं है, वो 120 है। तो इस तरह से हमने बाकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। एन इज इक्वल टू ए अल्फा, ए प्लस अल्फा एंड ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा। तो इनको जब ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 640। यहाँ इनको इसने यहाँ पर यूज़ किया, ये जो ये यहाँ पर यहाँ से इसने लाया है, ये यहाँ से ये इसको याद रखना है आपने, ये कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से ए काउंट करेंगे, ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा। तो ए बी हमारे पास दिया हुआ है ये 250, ए बीटा इज 120, ऐड करिए 370। इस तरह से b इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बी, ए बी प्लस अल्फा बी। ये वाला जो b है ना ये मौजूद रहेगा राइट साइड में। तो b इज इक्वल टू ए बी प्लस अल्फा बी, ए बी इज 250, अल्फा बी इज इक्वल टू 200, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 450। इस तरह से अल्फा के यहाँ पे निकला है 270। ये आपको समझ आया होगा, इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये आपको इजी समझ आएगा, उतना मुश्किल नहीं है, ये आप निकाल सकते हो इजीली। लेकिन आपने ये जब पूरा याद रखना कि ये कैसे हम बनाते हैं। ये दो एट्रीब्यूट्स में अगर 3 एट्रीब्यूट आएंगे इसी तरह से हम इसका चेक करते हैं। ए बी सी आएगा उसमें, इस तरह से अल्फा बी सी एंड अल्फा बीटा सी, वो हम उस तरह से बनाते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको एग्जांपल 2-3 दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा। तो इस तरह से इस एक एग्जांपल को करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। तो ये था आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूज़न दूर करने का। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स और इसके बेसिक कंसेप्ट्स एंड इसके नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी एप्लीकेशंस। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इससे आगे जब आप चेक करोगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में उसमें लिखा होगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का पार्ट 2, उसमें इससे आगे मैं
आगे हम पढ़ेंगे।